नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, आज से हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है यह सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, बिहार सुपर टेट या एच टेट या उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, जहां आपके सीडीपी या बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोग इसी तरीके से सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रश्नों के साथ साथ उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चलेंगे, जिससे आपको किसी भी प्रश्न में डाउट नहीं रह जाए। तो दोस्तों, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है कि पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास के अध्ययन के लिए, यौन विकास के अध्ययन के लिए, संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के लिए या सामाजिक विकास के अध्ययन के लिए? तो दोस्तों, जो जीन पियाजे हैं यह मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते थे? तो यह जाने जाते थे संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के लिए। तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों, जीन पियाजे जो थे उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या की थी। लेकिन यदि कहा जाए कि भाषा विकास से कौन से वैज्ञानिक संबंधित थे, तो वह थे आपके नॉम चॉम्स्की। कौन? नॉम चॉम्स्की। यदि कहा जाए कि यौन विकास से कौन संबंधित थे, तो यौन विकास से संबंधित थे आपके फ्रायड महोदय। फ्रायड महोदय ने मनोयौन विकास का सिद्धांत दिया था। यदि कहा जाए कि सामाजिक विकास से कौन संबंधित थे, तो सामाजिक विकास से संबंधित थे आपके एरिक्सन महोदय। कौन? एरिक्सन महोदय। और एरिक्सन महोदय के जो सिद्धांत थे उनको हम किस नाम से जानते हैं, और यह कहेंगे कि और किस नाम से जानते थे? तो जीव मनो सामाजिक सिद्धांत। दूसरा है आपका एरिक्सन का मानव विकास का चक्र या मनोसामाजिक विकास। तो दोस्तों, सबसे अधिक जो पूछता हुआ है आपका मनोसामाजिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? कहने का अर्थ है कि जब मानव किसी एक भाग द्वारा या जब मानव के किसी एक भाग को प्रशिक्षण दिया गया है और उसका अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वंतरण, क्षैतिज अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा कि जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे हम द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों, यदि कहा जाए कि द्विपार्श्विक अंतरण को हम क्रॉस शिक्षा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉस शिक्षा, एक अंग से दूसरे अंग में जाना। तो दोस्तों, यहाँ पर देख लेंगे कि द्विपार्श्विक अंतरण क्या होता है कि जब मानव शरीर के दो समान पार्श्विक भाग बायां तथा दायां, तो दोनों क्या है? बायां तथा दायां दोनों क्या है? समान है। कह रहा है कि जब शरीर के बाएं अंग से सीखे गए कौशल का अंतरण स्वयं दाएं अंग से सीखने पर या दाएं अंग में सीखे गए कौशल का अंतरण स्वतः बाएं पर होता है तो वह द्विपार्श्विक अंतरण कहलाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर कहने का अर्थ है कि मानव शरीर के दो ऐसे अंग जो समान दिखते हो, जो समान हो, और एक अंग द्वारा सीखे गए कौशल या सीखे हुए भाग का अंतरण जो दूसरे में होता है तो वही होता है आपका द्विपार्श्विक अंतरण। अब हम देखेंगे ऊर्ध्व अंतरण क्या होता है। तो ऊर्ध्व अंतरण जो होता है यह कह रहा है कि जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण का उपयोग प्राणी के द्वारा किसी अन्य विभिन्न प्रकार की उच्च स्तरीय परिस्थितियों में किया जाता है तो उसे ऊर्ध्व अंतरण कहते हैं। दोस्तों, ध्यान करिएगा कि यहाँ पर कह रहा है कि जब किसी भी परिस्थिति में जब हम ज्ञान को अर्जित करते हैं या अनुभव लेते हैं या प्रशिक्षण लेते हैं, उसका उपयोग मानव द्वारा किसी अन्य विभिन्न प्रकार की उच्च स्तरीय परिस्थिति में किया जाता है तो उसे ऊर्ध्व अंतरण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर उच्च स्तरीय परिस्थितियों में किया जाता है उसे ऊर्ध्व अंतरण कहेंगे। अब हम देखेंगे कि क्षैतिज अंतरण क्या है। तो दोस्तों, क्षैतिज अंतरण देखेंगे कि जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव तथा प्रशिक्षण का उपयोग व्यक्ति द्वारा उसी प्रकार के समान परिस्थिति में किया जाता है तो उसे क्षैतिज अंतरण कहते हैं। दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो हमने ज्ञान अर्जित किया है या जो हमने अनुभव लिया है या जो प्रशिक्षण लिया है, जब हम इसका उपयोग उसी प्रकार की समान परिस्थिति में, सेम टू सेम परिस्थिति में इसका उपयोग जब हम करते हैं तो उसे हम क्षैतिज अंतरण कहते हैं। या कहेंगे कि जो पहले हमने अनुभव लिया है या सीखा है या प्रशिक्षण लिया है
उसकी हेल्प ले रहे हैं हम उसके समान परिस्थिति में, तो उसे हम क्षैतिज अंतरण कहते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ऊर्ध्व अंतरण में क्या है, आपका उच्च स्तरीय परिस्थितियों में करते हैं, और यहाँ पर क्या बदला है, तो यहाँ पर उसी प्रकार की समान परिस्थिति में करते हैं। दोनों को आप ध्यान रखिएगा। तो यदि आपका उच्च स्तरीय परिस्थिति कहे तो वह हो जाएगा ऊर्ध्व अंतरण, यदि आपका उसी प्रकार की समान परिस्थिति कहे तो वह हो जाएगा क्षैतिज अंतरण। दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुलक, मध्यमान, मध्यांक या मानक विचलन। तो दोस्तों कह रहा है कि दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक सबसे अधिक बार आता है उसे हम कहते हैं बहुलक। क्या कहते हैं, बहुलक। दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से देता है, जैसे आपका दे दिया 1 2 3 3 5 3। तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि जो सभी प्राप्तांक दिए गए हैं इनमें सबसे अधिक कौन सा प्राप्तांक है, तो यहाँ पर सबसे अधिक कौन सा है, अब 1 एक बार है, 2 एक बार है, जबकि 3 1 2 और 3 बार है। तो यदि पूछे कि इसमें बहुलक कौन सा है, तो इसका बहुलक हो जाएगा 3। कौन हो जाएगा, 3, क्योंकि 3 सबसे अधिक बार आया है, बहुत बार आया है, इसलिए जो बहुलक होगा वह हो जाएगा 3। हम देखेंगे कि मध्यमान क्या है। मध्यमान क्या होता है, जब किसी एक समूह के आंकड़ों अथवा प्राप्त अंकों को जोड़कर समूह की संख्या से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त राशि उस समूह के आंकड़ों का मध्यमान कहलाता है। तो दोस्तों कह रहा है कि जब किसी समूह या आंकड़े, जब कोई समूह या आंकड़ा हो ये अथवा प्राप्त अंकों को जोड़कर, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 दिया है, तो यहाँ पर कह रहा है कि इन सभी आंकड़ों को जोड़ देंगे, आपस में प्लस कर देंगे और रख देंगे। तो यहाँ पर कह रहा है किससे विभाजित करना है, समूह की संख्या से विभाजित करना है, तो इसको प्लस कर देंगे और देखेंगे कितने पद हैं, तो 1 2 3 या कितने अंक है, तो 4 अंक है, तो 4 से यहाँ से भाग दे देंगे और जो संख्या प्राप्त होगी यही आपका मध्यमान होगा। क्या हो जाएगा, मध्यमान, या इसी को हम औसत भी कहते हैं, मध्यमान को औसत भी कहते हैं। तो दोस्तों देखेंगे कि मध्यांक क्या होता है। दोस्तों मध्यमान और मध्यांक अलग अलग होता है, इसमें कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर कह रहा है कि जब पदों को परिमाण अनुसार आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तब बीच वाला पद मध्यांक या माध्यिका कहलाता है। तो दोस्तों मध्यांक को हम माध्यिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं, माध्यिका। तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि कोई अंकों का समूह दिया गया है तो उसको हम पहले क्या करते हैं, बढ़ते हुए क्रम, आरोही क्रम या घटते हुए क्रम, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। इसके बाद तो दोस्तों यदि 5 पद है तो उसके जो बीच वाला पद होता है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, जैसे यहाँ पर दिया है 1 2 3 4 6 5। तो दोस्तों यहाँ पर इसको हम पहले क्या करेंगे, इसको हम पहले आरोही या आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 एक क्रम में हमने कर दिया। तो हमने देखा कि यहाँ पर कितने पद हैं, 6 पद, तो यहाँ पर एक पद और कर लेंगे। मान लीजिए यहाँ पर हमने कर लिया 7, यहाँ पर 7 कर लिया, तो यहाँ से 3 पद और यहाँ से 3 पद और बीच का कौन सा पद बता, तो 4 बचा, तो यही आपका मध्यांक या माध्यिका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, पावलोव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने या कॉलर ने। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो वह किया था आपके स्किनर महोदय ने। दोस्तों कहा जाता है कि जो क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत स्किनर ने दिया था, इसमें उन्होंने किस जानवर का प्रयोग किया था, तो इसमें उन्होंने चूहे का प्रयोग किया था, या कहेंगे कि इस सिद्धांत में उन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था। दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत स्किनर ने दिया था, लेकिन यदि कहा जाए कि पावलोव ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो पावलोव ने क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत दिया था और क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत में पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। दोस्तों यदि कहा जाए कि थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था, या इसे हम प्रयास एवं भूल का सिद्धांत भी कहते हैं। और थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था, किस पर, बिल्ली पर प्रयोग किया था। कोहलर ने सूझ का सिद्धांत दिया था, कौन सा, तो सूझ का सिद्धांत दिया था, और इन्होंने बंदर पर प्रयोग किया था, किस पर, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर इन्होंने प्रयोग किया था। तो दोस्तों यहाँ से आपको प्रश्न पूछता है कि कौन सा मनोवैज्ञानिक कौन सा सिद्धांत दिया है, या कौन सा मनोवैज्ञानिक किस जानवर का प्रयोग अपने सिद्धांत में किया है।
अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत से, व्यवहारात्मक सिद्धांत से, या विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, या विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि अल्बर्ट बंडूरा जो थे वह किससे संबंधित थे, तो वह संबंधित थे सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों सामाजिक अधिगम सिद्धांत को बंडूरा द्वारा सन 1969 से 71 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1969 से 71 में दिया गया था। दोस्तों ये कह रहा है कि यह व्यवहार रूपांतरण के नियमों तथा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का संतुलित संश्लेषण है। कौन? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। यदि कहा जाए कि जेबी वाटसन ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो जेबी वाटसन ने सन 1913 में मानसिक व्यवहारात्मक सिद्धांत दिया था। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि वाटसन किससे संबंधित है, तो वह व्यवहारात्मक विज्ञान से संबंधित है। जेबी वाटसन को व्यवहारवाद का संस्थापक या जनक भी कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि व्यवहारवाद का संस्थापक या जनक किसे कहते हैं, तो वह आपके थे जेबी वाटसन महोदय। यदि कहा जाए कि जीन पियाजे, तो जीन पियाजे संबंधित है आपके विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत। यदि कहा जाए कि जो सामाजिक सिद्धांत किसने दिया था, सामाजिक सिद्धांत दिया था एरिक्सन महोदय ने। या कहेंगे कि विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत, तो युवा थे आपके एरिक्सन महोदय। मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? विनय साइमन ने, स्टर्न ने, टर्मन ने, या सिल्बर्ट ने। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था, तो वह दिए थे आपके विनय साइमन ने। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों कहा जाए कि विनय साइमन ने तो मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। यदि कहा जाए कि स्टर्न ने कौन सा प्रत्यय दिया था, तो स्टर्न महोदय ने बुद्धिलब्ध का प्रत्यय सन 1912 में दिया था। कौन सा? बुद्धिलब्ध का प्रत्यय। दोस्तों बुद्धिलब्ध का यदि सूत्र की बात की जाए, तो बुद्धिलब्ध निकालने का सूत्र होता है बुद्धिलब्ध बराबर मानसिक आय बटा वास्तविक आय गुणेश 100। निम्नलिखित में कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम, या अभ्यास का नियम। तो दोस्तों इनमें से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सीखने का नियम नहीं है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि सीखने के 3 ही नियम हैं। कितने हैं? तो 3 ही, इस ऑप्शन में 4 दिया गया। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा आपका सीखने के नियम से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तनाव का नियम या सीखने का नियम नहीं है। जबकि तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, यह सभी तीनों क्या है? आपके सीखने के नियम हैं। तो दोस्तों सीखने का नियम थॉर्नडाइक ने बताया था। और थॉर्नडाइक ने कितने नियम बताए थे? तो 3 नियम ने बताए थे। उन्होंने तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम बताया था। संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने किस जानवर का प्रयोग किया था? बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर, या चूहे पर। तो दोस्तों अभी हमने बताया कि जो पावलोव ने किस जानवर का प्रयोग किया था अपने सिद्धांत में, तो वह किए थे आपके कुत्ते पर। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों बिल्ली पर थॉर्नडाइक महोदय, बंदर पर क्वालर महोदय, चूहे पर स्किनर महोदय। इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से ये क्वेश्चन जरूर पूछता है कि कौन सा मनोवैज्ञानिक किस जानवर पर प्रयोग किया था अपने सिद्धांत में। सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक ने, क्वालर ने, पावलोव ने, या वुडवर्थ ने। तो दोस्तों सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह दिए थे आपके क्वालर महोदय। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और क्वालर महोदय ने इस सिद्धांत में किस जानवर का प्रयोग किया था? तो वह था आपका सुल्तान नामक चिंपैंजी। सुल्तान नामक चिंपैंजी, या आपको बंदर ऑप्शन में दे तो वह बंदर को सही कर देना। यदि कहा जाए कि थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर, पावलोव ने कुत्ते पर। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि थॉर्नडाइक का कौन सा सिद्धांत था, तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत को हम प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। कोहलर का अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत कहते हैं। पावलोव का सिद्धांत जो है वह शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है। जबकि वुडवर्थ ने SOR थ्योरी दी थी। SOR थ्योरी, यस का मतलब होता है स्टिमुलस, ओ का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म, और आर का मतलब होता है रिस्पॉन्स, जिसे हम उद्दीपक प्राणी अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्दीपक प्राणी अनुक्रिया सिद्धांत। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कि कार्य को आरंभ करने, उसे फिर जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रेरणा, संवेदना, सीखना या प्रत्यक्षीकरण। तो दोस्तों वह हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1। इसे हम प्रेरणा या अभिप्रेरणा कहते हैं। क्या कहते हैं? या अभिप्रेरणा कहते हैं। दोस्तों ये कहा जाए कि यह कथन किसने कहा है कि कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया को प्रेरणा कहते हैं? तो यह कहा है आपके
गुड महोदय ने। किसने कहा है? गुड महोदय ने। विस्मृति कम करने का उपाय क्या है? सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति या स्मरण करने में कम ध्यान। तो दोस्तों कह रहा है कि जो विस्मृति उत्पन्न होती है उसको हम किस तरीके से कम कर सकते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कि उसको हम कर सकते हैं पाठ की पुनरावृत्ति करके। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पाठ को हम बार बार दोहराकर हम विस्मृति को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे कि विस्मृति या विस्मरण क्या होता है। तो दोस्तों विस्मृति या विस्मरण जो होता है उसे हम कहते हैं स्मरण की विफलता। क्या कहते हैं? स्मरण की विफलता या याद करने की असफलता। देख लेते हैं कि जब व्यक्ति अपने भूतकाल के अनुभव को चेतन में लाने में असफल हो जाता है तो उसे विस्मृत कहते हैं। कि कोई कार्य सीखा है, यदि उसको बाद में उसको याद करना चाहता है, वह याद नहीं हो रहा है, तो उसे हम विस्मृत कहेंगे। विस्मृत या विस्मरण स्मृति का एक नकारात्मक या ऋणात्मक पक्ष है। तो दोस्तों पूछे कि विस्मृति या विस्मरण कैसा पक्ष है, तो वह नकारात्मक या ऋणात्मक पक्ष है। क्रोध व भय प्रकार है किसका? अभिप्रेरणा का, संवेग का, परिकल्पना का या मूल प्रवृत्ति का। तो दोस्तों जो क्रोध व भय प्रकार है यह है आपके संवेग का। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों यदि कहा जाए कि संवेगों के बारे में किसने बताया था, तो दोस्तों संवेगों के बारे में मैकडूगल महोदय ने बताया था। और मैकडूगल महोदय ने कुल 14 संवेगों की व्याख्या की। कितनी? 14 संवेगों की व्याख्या की है। यदि कहा जाए कि मैकडूगल महोदय ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो उन्होंने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था। यदि कहा जाए कि जो संवेग क्या होता है, संवेग या जिसे हम इमोशन कहते हैं, वह होता क्या है, तो दोस्तों कह रहा है कि संवेग आंतरिक भावों का बाह्य प्रदर्शन है। जो हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं या जो हमारे मन के अंदर भाव उत्पन्न होते हैं, यदि वही बाहर आ जाता है या वह शब्दों के द्वारा जब हम उससे बाहर करते हैं या बोलते हैं, तो वही हमारा क्या होता है? संवेग होता है। दूसरे व्यक्ति की बाह्य व्यवहार की नकल क्या कहलाता है? कि दोस्तों जब हम किसी के व्यवहार की नकल करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सीखना, अनुकरण, कल्पना या चिंतन। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कि दूसरे व्यक्ति की बाह्य व्यवहार की नकल को हम अनुकरण कहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि यदि कोई कार्य कर रहा है, तो यदि उस कार्य को देखकर कोई दूसरा उसी प्रकार के कार्य को करने लगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? कि वह अनुकरण कर रहा है। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? कह रहा है कि जो पहले का ज्ञान है या पहले का अनुभव है, यदि हम नए प्रकार से सीख रहे हैं, यदि उसमें सहायता कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? नकारात्मक प्रशिक्षण हस्तांतरण, सकारात्मक प्रशिक्षण हस्तांतरण या प्रशिक्षण हस्तांतरण या सीखना। तो दोस्तों यदि पूर्व ज्ञान या व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करता है, तो उसे हम सकारात्मक प्रशिक्षण हस्तांतरण कहेंगे। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? अभी हमने बताया कि यदि कोई बात या कोई चीज़ हमने याद कर ली है, यदि उसको बाद में याद कर रहे हैं, वह याद नहीं हो रहा है, तो उस असफलता को हम क्या कहते हैं? तो उस असफलता को हम विस्मृति कहते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्ध का बालक कैसा बालक माना जाता है? तो दोस्तों टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्ध का बालक कैसा माना जाता है? तो वह माना जाता है आपका सामान्य बुद्धि। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों यदि कहा जाए कि बुद्धिलब्ध का सूत्र क्या होता है, तो बुद्धिलब्ध का सूत्र होता है मानसिक आय बटा वास्तविक आय गुणे 100। जो उसकी मानसिक आय को यहाँ पर रखेंगे, उसकी वास्तविक आय को यहाँ पर रखेंगे और उसको 100 से गुणा करेंगे, तो दोस्तों जो प्राप्त होगा वही उसका बुद्धिलब्ध हो जाएगा। हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? कह रहा कि जो स्टेनले हाल का सिद्धांत है वह किसकी व्याख्या करता है? बुद्ध की प्रकृति का, अधिगम्य अप्रेरणा की भूमिका का, मूल्यों का विकास का या किशोरों का मनोविज्ञान का। तो दोस्तों जो हाल का सिद्धांत या स्टेनले हाल का जो सिद्धांत, वह व्याख्या करता है आपके किशोरों का मनोविज्ञान का। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों कहा जाता है कि जो स्टेनले हाल ने किशोरावस्था का वैज्ञानिक अध्ययन जो किया था, वह कहाँ पर किया था? तो अमेरिका में किया था। कहाँ पर? अमेरिका में। और इन्होंने ही कहा था कि किशोरावस्था आंधी, तूफान एवं तनाव की अवस्था होती है। तो दोस्तों यह मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है,
इसको बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि किशोरावस्था को आंधी तूफान एवं तनाव की अवस्था किसने कहा था। वह थे आपके स्टेनले हॉल महोदय ने। मानव व्यक्तित्व के यहाँ पर के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया। तो पूछ रहा है कि जो मनोलैंगिक विकास को किस मनोवैज्ञानिक ने महत्व दिया। तो कमेनियस ने, हॉल ने, हॉलिंगबर्थ ने या फ्रायड ने। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को किसने महत्व दिया तो वह दिए थे आपके फ्रायड महोदय ने। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। महोदय ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो किस सिद्धांत का प्रतिपादन। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का। और इसमें इन्होंने इड, ईगो व सुपर ईगो, जिसे हम इड, ईगो या सुपर ईगो कहते हैं, इसको यदि हिंदी में कहा जाए तो चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन की अवधारणा दी थी। किस सिद्धांत में। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किससे संबंधित है। तो फ्रायड महोदय से संबंधित है। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था। तो डब्ल्यू वुंट ने, सिगमंड फ्रायड ने, पावलोव ने या वाटसन ने। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित किया था तो वह थे आपके डब्ल्यू विंट। विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को स्थापित किया था। यदि कहा जाए कि जो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी, कब की गई थी। तो सन 1879 ईस्वी में। 1879 में कहाँ पर। तो जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय में। किसके द्वारा। तो विलियम वुंट के द्वारा। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी। तो दोस्तों गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला जो जिसने रखी थी वह थे आपके मैक्स वर्थिमर। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने किसने रखी थी तो 4 जर्मन वैज्ञानिक थे या 4 जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। और उसमें मैक्स वर्थिमर, कोहलर, कोपका और कर्ट लेविन थे। संगणन सिद्धांत किस वर्ग से संबंधित है। अधिगम से, अभिप्रेरणा से, स्मृति से या सृजनात्मकता से। तो दोस्तों संगणन सिद्धांत किस वर्ग से संबंधित है। तो संगणन सिद्धांत संबंधित है स्मृति से। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्षेत्र सिद्धांत किस वर्ग का सिद्धांत है। तो व्यवहारविदों का, संरचनाविदों का, मनोविश्लेषकों का या गेस्टाल्ट वादियों का। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि क्षेत्र सिद्धांत किस वर्ग का सिद्धांत है तो वह है आपका गेस्टाल्ट वादियों का सिद्धांत। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों यदि कहा जाए कि क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया था तो क्षेत्र सिद्धांत दिया था आपके कर्ट लेविन ने। किसने। कर्ट लेविन ने क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। व्यक्तित्व के, रुचि के, बुद्धि के या अभिक्षमता के। तो दोस्तों पूछ रहा है कि जो भाटिया बैटरी का प्रयोग किया गया है यह किसके मापन हेतु किया जाता है। तो भाटिया बैटरी का प्रयोग आपके बुद्धि मापन के लिए किया जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों यदि कहा जाए कि जो भाटिया बैटरी का प्रयोग किया जाता है यह किसके द्वारा किया गया था। तो सीएम भाटिया द्वारा भारत में भाटिया बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया। किसके द्वारा। तो सीएम भाटिया द्वारा। इसलिए इसका नाम भाटिया बुद्धि परीक्षण पड़ा। कहा जाए कि जो भाटिया बुद्धि परीक्षण है यह किस प्रकार का परीक्षण है। तो यह शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। कौन सा। यह शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था। हॉल ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने या वाटसन ने। तो दोस्तों अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय जिसने दिया था वह थे आपके स्किनर महोदय। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों पर कह रहा है कि व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है तो उसे हम क्या कहेंगे। अधिगम कहेंगे, अभिप्रेरणा कहेंगे, अभिवृत्ति कहेंगे या अभिक्षमता कहेंगे। तो दोस्तों इसे हम कहते हैं अधिगम। क्या कहते हैं। अधिगम। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों अधिगम को ही हम सीखना या लर्निंग कहते हैं। क्या कहते हैं। सीखना या लर्निंग। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है। प्रतिदर्श सिद्धांत का, समूहकारक सिद्धांत का, गिलफोर्ड सिद्धांत का या फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइट सिद्धांत का। तो दोस्तों कह रहा है कि जो संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है तो संज्ञान आपके गिलफोर्ड सिद्धांत का हिस्सा है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों कहा जाता है कि गिलफोर्ड ने इस सिद्धांत में 3 बीमाएं बताई थी। कितनी बीमाएं। 3 बीमाएं। पहली आपकी संक्रिया थी। क्या थी आपकी। संक्रिया। दूसरी आपकी विषय वस्तु और तीसरी आपकी उत्पादन थी। पहला संक्रिया, दूसरा आपका विषय वस्तु
और तीसरा आपका उत्पादन। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आय 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धिलब्धि कितनी होगी। तो दोस्तों कह रहा है कि 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आय क्या है, 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धिलब्धि कितनी होगी। तो दोस्तों अभी हमने बताया था कि बुद्धिलब्धि का सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों बुद्धिलब्धि का सूत्र होता है मानसिक आय बटा वास्तविक आय गुणे 100। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या रखेंगे, आपका मानसिक आय। तो मानसिक आय कितनी है सुधीर की, तो 10 वर्ष है, तो 10 रखेंगे यहाँ पर। इसके बाद वास्तविक आय कितनी है, तो बटे वास्तविक आय करेंगे तो 8 हो जाएगा और गुणे 100 कर देंगे। तो दोस्तों यदि काटेंगे इसको 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 25 चौकुआ 100, 25 चौकुआ 100 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 2 पंजे 10, तो यहाँ पर 5 होगा, 25 गुणे 5 करेंगे तो आपका प्राप्त होगा 125। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। तो दोस्तों कह रहा है कि संवेग का कौन सा वह सिद्धांत है जो यह मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। तो वह जेम्स लैंग सिद्धांत है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि जेम्स लैंग सिद्धांत किसने दिया था, तो जेम्स लैंग सिद्धांत दार्शनिक जॉन डीवी ने दिया था। तो किसके द्वारा दिया गया था, तो जॉन डीवी के द्वारा दिया गया था। यदि कहा जाए तो इसका नाम जेम्स लैंग सिद्धांत क्यों पड़ा या जेम्स लैंग थ्योरी क्यों पड़ा, तो दोस्तों कहा जाता है कि इसका नाम 19वीं सदी के 2 विद्वान विलियम जेम्स और कार्ल गैंग के नाम पर जेम्स लैंग सिद्धांत पड़ा। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाले सांवेगिक तनाव क्या कहलाता है। तो दोस्तों कह रहा है कि किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट जब पड़ती है उससे जो संवेग उत्पन्न होता है तो उस तनाव को हम क्या कहते हैं, द्वंद्व कहते हैं, कुंठा कहते हैं, चिंता कहते हैं या तनाव कहते हैं। तो दोस्तों उसको हम कहते हैं कुंठा। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है, भाषा विकास से, सामाजिक विकास से, नैतिक विकास से, शारीरिक विकास से। तो दोस्तों यहाँ पर जो पूछ रहा है कि कोहलबर्ग किस सिद्धांत से संबंधित थे या किस विकास से संबंधित थे, तो वह था आपका नैतिक विकास से संबंधित थे। कौन, तो कोहलबर्ग। तो दोस्तों तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। भाषा विकास आपका नॉम चोम्स्की, सामाजिक विकास आपका एरिक्सन महोदय। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने कुल 30 क्वेश्चन देखे हैं जो कि आपके चाहे यूपी टेट हो, सी टेट हो या कोई भी टेट हो, वहाँ पे आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने, 30 क्वेश्चन। तो एक प्रैक्टिस सेट में हमने 30 क्वेश्चन लिए हैं और दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पहले पूछ लिए गए हैं या प्रीवियस ईयर का पेपर करिएगा, यह सभी हैं। यहाँ पर हमने प्रश्नों के साथ साथ डिटेल भी बहुत बेहतरीन तरीके से देखे हैं। आपको यहाँ पर जो हमने 30 प्रश्न देखे हैं, यदि उसको व्याख्याओं के साथ कैलकुलेट करेंगे तो 90+ क्वेश्चन हो जाते हैं। तो दोस्तों यदि आप लोग इसी तरीके से सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।